जय हिंद। जब मैं जंतर मंतर आया तो सबसे पहले मैं मिला KYS संगठन से, जो शिक्षा के लिए बहुत दिनों से लड़ रही है। तो मेरे साथ हैं ज्योति मैम, आइए इनसे जानते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार आप लोगों का। मैं ज्योति हूँ, क्रांतिकारी युवा संगठन के सदस्य। और आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पे 7वें दिन के अंत तक पहुँचने वाले हैं। 8वीं रात की शुरुआत होने वाली है और हम पहले दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं। लगातार हम लोग अब कई छात्रों को बुला रहे हैं। सिर्फ छात्रों की ही बात नहीं है, इस बात से मैं कहना चाहूँगी, नीट की जो परीक्षा में छात्रों ने भागीदारी दी, लीक उन्हीं का होता है जो पेपर दे पाता है, जो स्टूडेंट के मतलब कहलाने लायक होता है। हमारे देश के बहुसंख्यक करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो युवा ऐसे हैं जो छात्र की श्रेणी से बाहर हो चुके हैं। पेपर लीक नीट का ही नहीं होता है, लीकेज हमारी शिक्षा व्यवस्था का हो रहा है, जो कि पहली क्लास से आते आते 10वीं क्लास में कुछ बच्चे लीक हो जाते हैं जो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। 12वीं में आधे बच्चे छट जाते हैं। देखते देखते 100 में से 10% युवा ही है जो उच्च संस्थानों में अपने हायर एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं। और वो छात्र वही होते हैं जो ज़्यादातर आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आगे जाते हैं। और सीटों की कमी होने के कारण गरीब स्कूल से पढ़ने वाले छात्र पीछे रह जाते हैं और मजबूरन उनको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, ओपन संस्थानों में, इग्नू जैसे संस्थानों में, डिस्टेंस लर्निंग में अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ता है। जिस संस्थानों में ना तो अध्यापक पूरे अवेलेबल होते हैं, ना तो उनको किताबें समय पे मिलती है, उनकी परीक्षा भवनों में भी देखेंगे तो पार्किंग लॉट में उनसे परीक्षा ली जाती है, परीक्षा के दौरान लाइट चली जाती है। इस तरीके के दोहरेपन को वो छात्र महसूस करते हैं। बल्कि रेगुलर कॉलेज में जो कोर्स 180 दिन कॉलेज में 180 दिन के दिवस में कराया जाता है, वही कोर्स एसओएल के बच्चों को 12 दिन में 13 दिन में करना पड़ता है। हमारे देश में अगर आइंस्टीन भी आकर के उतर के आ जाएं, अगर आप 1 मिनट का बिलीव करें, तो वो भी रेगुलर के अकॉर्डिंग 180 दिन का कोर्स 12 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि उन लोगों को उम्मीद कर रहे हैं जो पहले से ही शिक्षा में दोहरी मार खाते आए हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के जैसे तैसे करके अपने ऊपर की शिक्षा, उच्च शिक्षा कर रहे हैं, उनको आप वंचित करके उनकी शिक्षा भी पूरी ढंग से नहीं हो पाती है। उनके लिए टीचर भी नहीं होते हैं, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं होता है, उनके पास बस पास की सुविधा नहीं होते हैं, लाइब्रेरी में अगर सुविधा हो तो किताबें मौजूद नहीं होती है। एसओएल के स्टूडेंट ने एक डाटा डाला था, उसने आरटीआई से पता किया कि 5 लाख बच्चों के बीच में लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं। पता चलता है कि 10,000 किताबें हैं। 5 लाख बच्चों में 10,000 किताबें कैसे डिवाइड होगी? आप ये सोचिए कि एक युवा पढ़ने के लिए आना चाहता है, जो अपना आगे की शिक्षा पूरी करना चाहता है, उनके लिए किताबें मौजूद नहीं है। बड़े बड़े ट्रैक्टर एंट्री करते हैं और दूसरे गेट से एग्जिट करते हैं। ये आप दिखाते हो कि बच्चों की फीस से हमने किताबें खरीदी है, लेकिन उन बच्चों तक किताबें नहीं पहुंच रही है। उनके लिए बोला जाता है कि आप ऑनलाइन मोड से पढ़ लीजिए। ऑनलाइन अगर मोड से पढ़ना है तो उतनी फीस क्यों वसूली जाती है? एक सवाल ये भी बनता है। दूसरी बात कि जिन बच्चों को नीट की परीक्षा देनी होती है, वो उनकी ज़मीन कहाँ से बनती है? जो नीट के विद्यार्थी हैं, मैं उनको भी समर्थन दे रही हूँ कि आप इस लीकेज के खिलाफ लगातार धरने में आते रहिए। 20 लाख बच्चों में से अगर 10,000 बच्चे भी यहाँ पे आ जाएं तो आज ही हमारे देश का तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन वो छात्र आज जमीन पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, ये सवाल हमारा बनता है। यहाँ पे क्रांतिकारी युवा संगठन उन युवा की बात कर रहा है, उन गरीब युवा की बात कर रहा है जो पूरे विश्व में, भारत में सबसे ज़्यादा संख्या का युवाओं की संख्या है, जो सबसे गरीब वंचित परिवार से आता है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आता है, जो ये बात कह रहा है कि हम तो छात्र की श्रेणी से बाहर हो गए, हमें छात्र भी समझा जाए, हमें भी बराबरी का अधिकार मिले। जिस देश में शिक्षा मंत्री का बच्चा विदेश में पढ़ने जा रहा है, उस देश में आप समझ लीजिए कि सरकारी स्कूलों के हालात कैसे होंगे। सरकारी स्कूल में अध्यापक मौजूद नहीं होते हैं, कई स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं होते हैं, कुछ टीचर्स ना होने की वजह से दूसरे अध्यापक को दूसरे टीचर का बारे में पढ़ाना पड़ता है। एक टीचर 2 विषय के बारे में ज्ञान दे रही है, जो कि पूरा कंप्लीट ही नहीं होता है कोर्स, और दूसरी टीचर बेरोजगारी का आलम झेलती हैं। जिस देश में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, मिड डे मील में छिपकली निकल जाती है, सांप निकल जाते हैं, बच्चे खा करके अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, उस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो सकती है? आज आप उम्मीद लगा लीजिए। दूसरा मुद्दा
कि बहुत कहते हैं हमारे मोदी जी कि हमारा देश बहुत महान है, हम विदेशों में कहते हैं कि भारत में सब कुछ चंगा है। बहुत महान देश है, जिस देश में पीएचडी धारक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत महान देश है जिस देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो मंगल ग्रह से पत्थर लाके उस पर खनिज देख रहे हैं कि जिंदगी जीवन रहने लायक है कि नहीं। उस देश में दूसरे जगह एक दृश्य ऐसा है कि गरीब, जो दलित है, जो मजदूर है, जो परिवारों में आर्थिक रूप से वंचित है, वो गटर में मरने के लिए आज़ाद है। जिस देश में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े मेदांता जैसे हॉस्पिटल है, जिसमें किसी भी इलाज को अगर आप करवाएंगे तो मना नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी सीढ़ी पे मरने के लिए आज़ाद है अगर आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है तो। बहुत महान देश है जिस देश में आए दिन औरतों के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, जिनमें औरतों को न्याय तक नहीं मिलता है। लगातार सालों साल अस्पताल में पहले तो एमएलसी नहीं होता है, 3-3 दिन एफआईआर दर्ज करने में हो जाता है। फिर अगर वो थाने के बाद अगर कचहरी में जाती हैं तो सालों साल उनकी फाइल मोटी होती जाती है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। मानसिक रूप से वो परेशान होती है और आत्महत्या करने के लिए, अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर होती हैं। उन औरतों को न्याय नहीं मिलता है, वो मर जाती हैं, लेकिन उनके केस लगातार चलते रहते हैं। जिस देश में उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उस देश से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि औरत अगर किसी चीज से शिकार हुई है, पीड़िता रही है, तो उसको एक छत के नीचे सारी फैसिलिटी दी जाए। महिला आंदोलनों ने ये जीत हासिल की थी, जिसमें वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की बात हुई थी। उन सेंटर्स पे अस्पतालों में ताला लगा मिलता है। मैं खुद अंबेडकर अस्पताल दिल्ली के रोहिणी के इलाके में, आप जाकर के देखिए, रात के 3 बजे 2 बजे, दिन के 3 बजे 2 बजे देखिए जाकर के। वो वन स्टॉप सेंटर के बारे में मैं बताना चाहूँगी, कुछ साथियों को अगर नहीं पता है। वन स्टॉप सेंटर वो सेंटर है, अगर कोई पीड़िता जिसके साथ अपहरण हुआ है, बलात्कार हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है और एमएलसी के लिए अस्पताल में जाती है, तो उसी एक कमरे के नीचे उसको इलाज मिलना चाहिए, उसी एक कमरे के नीचे उसको काउंसलर मिलना चाहिए, उसी कमरे के नीचे उसको एक वकील मिलना चाहिए। उस औरत को भागना ना पड़े एक वकालत के लिए, अपना बयान देने के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने थाने के लिए। इसीलिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर का निर्माण किया था। लोगों ने ये बात रखी थी, ये सरकार ने हमें प्लेट में परोस कर नहीं दिया है। ये महिला आंदोलनों ने जीत हासिल की थी। 2012 का जो निर्भया कांड हुआ था, तब से लेके अभी भी लगातार महिला आंदोलनों में संघर्ष होता है, सड़कों पे औरतें उतरती हैं। आए दिन हम देखते हैं, आप कठुआ वाले मामले में देख लीजिए, उन्नाव वाले मामले में देख लीजिए, आप कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में पूछिए, ब्रजभूषण चरण सिंह के बारे में पूछिए, सारे रेपिस्ट तो बीजेपी के ही दिखाई देते हैं और जिनको रिहाई मिल जाती है। बिल्किस बानो के भी बारे में 2002 में जो गुजरात का जो गोधरा कांड हुआ था, ये सब चीज़ों के खिलाफ हम लोग यहाँ पे लड़ने बातों पे चर्चा कर रही थी, जिसमें कि औरतों के जितने भी रेप केस हुए थे, उसमें आप देखेंगे कि ये सरकार औरत को न्याय दिलाने के बजाय उन रेपिस्टों को बचाने में पूरा अपनी ताकत दे देती है। और इसी ताकत से उन रेपिस्टों को, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो आरएसएस में रहते हैं, उनको पूरी फुल पावर मिलती है। आप बिल्किस बानो के केस से जान सकते हैं कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। अभी तक वो भटक रही हैं, अभी तक उनके कोर्ट कचहरी में, उनके वकालत में अभी तक उनको आना जाना पड़ रहा है। इस देश में, जिस देश में औरतों को न्याय तक नहीं मिलता है, उनकी जान तक चली जाती है, उसके बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिलता है। हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ मजदूरों और महिलाओं की बात नहीं है, मजदूरों में भी जो ठेके के अंदर काम करते हैं, ठेका प्रथा में उनको 40,000 का वेतन होता है, उनको मिलता 30,000 है। मेरी सिस्टर खुद टीचिंग में आगे अपना टीजीटी में पढ़ाती हैं प्राइवेट स्कूल में, जिनको साइन करवाया जाता है 50,000 के लिए और मिलता 30,000 है। ठेका प्रथा के खिलाफ भी हमें संगठन से जुड़ के आगे आने की जरूरत है। सिर्फ नीट परीक्षा की बात नहीं है, यहाँ पे हर चीज को, हर लूप को हमें खोलने की जरूरत है, हर उन मुद्दों पे बात करने की जरूरत है जिस मुद्दों को हमेशा सरकार नजरअंदाज करती आई थी। ऐसे ऐसे टेंडर्स आते हैं जिसमें हर टेंडर पे ठेकेदार बदलता है, तो महिलाओं को, पुरुषों को, वहाँ के वर्कर्स को 40-50 हजार रुपए देना पड़ता है अपनी नौकरी बचाने के लिए। ये करप्शन भी है बहुत बड़ा, जिसमें इस करप्शन को खत्म करने की जरूरत है। स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट की बात हुई, मजदूरों की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, अलग अलग मुद्दों के माध्यम से हम इन मुद्दों को लेकर के क्रांतिकारी युवा संगठन आज जंतर मंतर के धरना स्थल पे आया है। और वो जब तक नहीं रुकेगा, जब तक इक्वल एजुकेशन नहीं लागू हो जाता है, शिक्षा का समान अधिकार नहीं हो जाता है। उसका मतलब ये है कि एक ही स्कूल की व्यवस्था हो, जिसमें नेता का भी बच्चा हो, प्रिंसिपल का भी बच्चा हो, उस प्रिंसिपल के सफाई कर्मचारी का भी एक ही स्कूल में बच्चा पढ़े। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा तो किसी बाहर विदेश के स्कूल में पढ़ रहा है, या आगे के परीक्षाओं के लिए वो अपने अच्छे से तरीके से अच्छे संस्थान
सालों से अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की जरूरत है। उन सरकारी स्कूल की व्यवस्था तभी ठीक होगी जब सरकार चलाने वाले शिक्षा मंत्री का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, प्रधानमंत्री का भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। सभी प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर्स को बंद करना चाहिए। सरकारी स्कूल में जिन टीचर्स की कमी है, गणित के अध्यापक नहीं है, इंग्लिश के अध्यापक नहीं है, साइंस के अध्यापक नहीं है, यहाँ पर होम साइंस के अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल तक नहीं है, उन सभी चीजों को देखा जाए, सरकारी स्कूलों के हालातों को सुधारा जाए और इक्वल एजुकेशन को लागू किया जाए। क्रांतिकारी युवा संगठन की ये मांग है कि केजी से लेकर पीजी तक समान शिक्षा का अधिकार लागू किया जाए। शिक्षा इस देश में बेची और खरीदे जाने वाला माध्यम ना रहे। सबको इक्वल एजुकेशन से आगे बढ़ने का मौका मिले, सबको 12वीं के बाद बीए करने का मौका मिले। कॉलेजों की संख्या की कमी के कारण कोई भी बच्चा वंचित ना हो अपने उच्च शिक्षा को करने के लिए। स्कूलों की साथ साथ कॉलेजों की, स्कूलों की मतलब सभी संस्थानों को बढ़ाया जाए, नई नई सीटों का निर्माण किया जाए, उसके बाद रोजगारों में भी सीटों को बढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि 12,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 9 सीटें निकाली गई। कितनी शर्म की बात है, ये तो रेशियो भी नहीं ढंग से बन पा रहा है। 9 सीटों के लिए 12,500 लोग अप्लाई कर रहे हैं। हमेशा यही क्यों हम देखेंगे कि भारत देश महान होगा कि पीएचडी धारक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। हमारे मुद्दे सिर्फ एक नहीं है कि नीट परीक्षा में लीकेज खत्म किया जाए। लीकेज वहां से शुरू होता है जहां से, वहां से शुरुआत से हमें देखना पड़ेगा। 10वीं में बहुत बच्चे छट जाते हैं, 12वीं में बहुत बच्चे छट जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीब छटता है जो ऊंची शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता है, फिर उनके सपनों को दम घोट दिया जाता है, वो आगे की शिक्षा नहीं कर पाते हैं। एजुकेशन के साथ साथ उन महिलाओं की बात कहूंगी जिनका उच्च संस्थानों में स्तर एकदम कम हो जाता है। 28-27 युवा जो है, जो हायर एजुकेशन में पढ़ पा रहे हैं, मतलब परसेंटेज के हिसाब से, और 27% में 3% महिलाएं जो उच्च शिक्षा में पहुंच रही हैं। ये रेशियो भी बढ़ना चाहिए और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।